नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा करना जरूरी है। ऐसी चर्चा से जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ, खास मेहमानों के साथ और जानेंगे कि इन खबरों के पीछे का एजेंडा क्या है, इनके पीछे के मायने क्या है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्यों एक्शन में है छत्तीसगढ़ सरकार, आखिर क्यों पत्रकारों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आज की खास चर्चा में यह भी होगा शामिल कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर कौन सा संकट अब भी बरकरार है, सत्ता जाना सिर्फ काफी नहीं हुआ है क्या। और भी होगी अहम खबरें, चर्चा और सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। मॉनसून की बारिश से देश के कई इलाके हलकान, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में जमकर हो रही है बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए इस सप्ताह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने सूबे के सभी जिला कलेक्टरों को सावधानी बरतने का दिया निर्देश। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में संकट बरकरार। शिवसेना ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को व्हिप उल्लंघन के आरोप में भेजा नोटिस। अन्य पार्टियों के कई विधायक भी उन्होंने भी सदन में नहीं की थी वोटिंग। सोशल मीडिया पर एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार, बीजेपी नेता सहित पत्रकारों को फेक न्यूज फैलाने का मुकदमा दर्ज। लोगों ने पूछा सवाल, माफी के बाद भी कार्रवाई क्या विरोधियों को डराने के लिए है। अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, महिला नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ भद्दी टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग। और उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है दाखिल। उपराष्ट्रपति का 6 अगस्त को होगा चुनाव। तो 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव और सबसे पहले इसी खबर की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार यानी आज से शुरू हो गई है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार 5 जुलाई से शुरू हुई है, यानी आज से, और 19 जुलाई तक इसमें पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र की जांच 20 जुलाई को की जाएगी और इसके साथ ही साथ 22 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो 22 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलेगी कि नाम वापसी हो सकती है। उसके बाद आवश्यक होने पर, जरूरी होने पर 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे अगर एक से ज्यादा प्रत्याशी सामने आते हैं। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण पद है। इसके साथ ही साथ निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के 788 सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए को इस चुनाव में स्पष्ट बढ़त हासिल दिख रही है। राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। तो बेहद महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो बताइए कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है किस तरह से आगे बढ़ेगी। अभी हालांकि राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में उनकी घोषणा भी हो जाएगी। किस तरह से राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और राष्ट्रपति के चुनाव के तर्ज पर ही होता है या उससे थोड़ा बहुत भिन्न भी है इसमें? देखिए निखिल, जहाँ तक उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो आज से, जैसे कि आपने बताया, अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि अब नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो चुकी है और 19 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। जहाँ तक अगर जैसे आपने पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या अंतर है, तो इसमें मूलभूत 2-3 अंतर हैं। बाकी की सभी प्रक्रियाएँ कमोवेश जो है समान होती हैं। एक तो इसमें जो विधानसभाओं का जो भागीदारी है, जो एमएलएज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वही सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा कि इसमें जो प्रपोजर और सेकेंडर की जो संख्या है वो राष्ट्रपति की बजाय उपराष्ट्रपति चुनाव में कम होती है, उसमें 50 है तो इसमें 20 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के खासतौर से, वो भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जो जमा राशि है वो दोनों ही
चुनाव में बराबर रखी गई है, यानी कि 15,000 जो राशि है, जो कि अगर कोई भी उम्मीदवारी के लिए दावा करता है और अगर वो फॉर्म भरता है तो उसे 15,000 रुपये या तो कैश या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रोसेस है उसके तहत जमा करके उसकी पर्ची दिखानी होती है। तो मूलतः करीब करीब एक समान है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अलग अलग हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके पास जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होती है। तो इस वजह से उसमें ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जो व्यक्ति इस पद के लिए चुनाव लड़े वो कम से कम राज्यसभा का सदस्य ना हो। और इसमें जो सभापति के जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और इस लिहाज से जो अपर हाउस की जो जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति के कंधों पर ही होती है। तो इस लिहाज से इसका जो राजनीतिक महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो सत्ता पक्ष होता है वो चाहता है कि उनके जहां लोकसभा में अगर स्पीकर उनका है तो चेयरमैन भी उन्हीं की पार्टी या उनके समर्थित हो। तो इस तरीके से जो पूरी जी प्रोसेस होती है इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होता है, जिसके तहत हर एक राजनीतिक दल की ये कोशिश होती है कि वो इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को विजयी बनाए। जैसे कि आपने कहा कि अभी तक कोई उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एनडीए है उसके पास काफ़ी बढ़त है और मैं कह सकता हूं कि उनके पास पर्याप्त तो वो संख्या है जिससे कि वो जिस व्यक्ति को चाहें उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। जी निश्चित तौर पर ये जो आपने बाद में कहा कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है, इस थोड़ी सी राजनीति पर चर्चा कर लें। किस तरह से ये जो पूरा वोटों का गुणागणित है इसके बारे में आप बताएंगे। जो बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन है उसको उसके उम्मीदवार की जीत तय है, ये किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, जहाँ तक उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर एनडीए की दावेदारी को हम देखें तो शुरुआत अगर हम लोकसभा से करें तो लोकसभा में हम जानते हैं उनके पास काफ़ी बड़ा बहुमत है और इस बहुमत में उनके पास 300 से अधिक जो सांसद हैं उनका समर्थन उनको प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एनडीए के पास क्लियर कट बहुमत तो नहीं है, लेकिन उसके जो लाइक माइंडेड जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजू जनता दल हो या वाईएसआर हो या फिर जो अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जैसे कि बीएसपी ने उनको समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन दिया है तो उसका मतलब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वही माना जाएगा। लेकिन जो एनडीए के पास जो संख्या बल है लोकसभा से बहुत बड़ा बढ़त उनके पास है, इस लिहाज से किसी भी राजनीतिक दल के पास ये गुंजाइश ही नहीं है कि वो अगर विरोध करे तो वो सिंबॉलिक विरोध ही ज़्यादा माना जाएगा बनस्पत जो व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए। तो इस विरोध के लिए राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, क्या वो किसी उम्मीदवार को सामने उतारेंगे? क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राज्यसभा के सभापति का जो दायित्व है, ये इस दायित्व की वजह से सियासी दल ये चाहते हैं कि इस पद के लिए अगर उन्हें कोई निर्विरोध रूप में कोई उम्मीदवार ऐसा मिलता है जिसको लेकर विपक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके के व्यक्ति पर एक सहमति बन जाती है तो चुनाव नहीं भी कराया जाता है और ये निर्विरोध रूप से भी कई बार उपराष्ट्रपति पद के लिए हमने देखा है कि वो जीत जाते हैं और पद पर आसीन होते हैं। जी, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक जिसको कहते हैं कि किसी न किसी तरह से ऐसा प्रत्याशी ढूंढा जाए जिस पर सभी की सहमति बन सके। आम सहमति के लिए भी इस पर देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं।
और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर सरकार बनने के बाद भी सियासत जारी है। पिछले 2 हफ्ते से मचे सियासी घमासान के बाद अब भी संकट में घिरा हुआ है महाविकास अघाड़ी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सरकार ने विधानसभा में अपनी अग्नि परीक्षा पास कर दी है, फ्लोर टेस्ट पास किया। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट पर अभी भी विभाजन का खतरा बरकरार है। अपनी पहली अग्नि परीक्षा में एकनाथ शिंदे पास हुए हैं, उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया है और अपनी सरकार बनाई है। उनके पक्ष में 164 मत पड़े और विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं और इस तरह से उनकी सरकार कायम है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता संजय राउत मानते हैं कि उनके विधायक जल्द वापस आ जाएंगे। शिवसेना सचेतक के विप को लेकर उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने अपने पुराने विप पर वो अभी कायम है। संजय राउत मध्यावधि चुनाव की बात करके पार्टी की मुश्किलों को आसान जरूर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 14 विधायकों के विप के उल्लंघन का खतरा जरूर मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर संकट में अभी भी है उद्धव ठाकरे का जो गुट है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं, 14 विधायक हैं, उनके खिलाफ अभी भी विप उल्लंघन का खतरा बरकरार है। हालांकि वो कहते हैं कि जो उनका विप था वो भी कायम रहेगा। तो कुल मिलाकर क्या कुछ सिचुएशन बन रही है, क्या कुछ इस पूरी किस तरह से संकट में है महाविकास अघाड़ी और खासतौर पर शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता शिशिर सिलार इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। शिशिर, कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए सत्ता गई, सरकार गई, काफी कुछ जिसको कहते हैं लानत मलानत भी हुई, बहुत कटघरे में खड़ा किया गया उद्धव ठाकरे को। अब क्या जो उनके विधायक हैं बाकी बचे हुए, उनके ऊपर भी ये संकट बरकरार है कि उनकी सदस्यता जा सकती है? किस तरह से है ये पूरा मामला, क्योंकि बड़ी तकनीक और बड़ी पेचीदा इसमें है चीजें। बिल्कुल, देखिए हालांकि निखिल इस वक्त अगर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इस वक्त परेशान है तो वो शिवसेना है, क्योंकि सत्ता जाने के बाद हालांकि सिर्फ सत्ता ही नहीं गई है बल्कि विधायक गए और साथ ही साथ जो सदन में पार्टी है वो पार्टी इस वक्त टूट की कगार पर है, टूट ही चुकी है अगर मैं कहूँगा तो। और इसके पीछे कारण ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि कल जिस प्रकार से सदन में 2 दिवसीय विशेष सदन बुलाया गया था, कल हालांकि उस सदन खत्म हो गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि जो बहुमत है वो साबित करना। और जिस प्रकार से शिंदे गुट ने और भाजपा ने बहुमत साबित किया है, स्पष्ट रूप से अब इस वक्त जो है महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आ चुकी है। लेकिन शिंदे सरकार आने के बाद एक आफत शिवसेना के लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि कल जो है विश्वास मत के दौरान जो शिवसेना के जो विधायक थे, 14-15 विधायक थे, उन्होंने जो है विप का उल्लंघन किया और ये विप जारी किया था शिंदे गुट के शिवसेना ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर विप जारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबको मानना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अब शिवसेना के विधायकों ने विप नहीं माना तो ऐसे में जो शिंदे गुट के सचेतक है भरत बुगावले, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो रूल्स एंड रेगुलेशन सदन में होते हैं उसके आधार पर ही जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं चिंता और शिवसेना के लिए बढ़ी हुई है। हालांकि पूरा मामला इस वक्त अगर देखा जाए कोर्ट में भी चल रहा है, 11 तारीख को जो है इस पर सुनावनी होने वाली है। और कल जब यह विश्वास प्रस्ताव सदन में जाने वाला था उससे पहले ही सुबह शिवसेना ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसे में अब ये 14-15 विधायकों पर अगर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये एक तलवार है कि क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कुनबा बचाने की इस वक्त शिवसेना में, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी विधायक 14-15 विधायक इस वक्त शिवसेना के साथ है, उनमें से भी हमने देखा कल सुबह एक विधायक जो है शिंदे गुट में शामिल हुआ। हालांकि इस बारे में जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि जो एक विधायक उनके साथ शामिल हुआ है वो दरअसल जिस प्रकार से एक दिन पहले उन्होंने फोन किया था और ये कहा था कि वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में शिंदे गुट ने कल सदन में ये भी दावा किया है
कि इस वक्त जो शिवसेना है, मतलब उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, उसके जो विधायक है उसमें से भी कुछ विधायक जो है एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। हालांकि अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुनबा बचाने की इस वक्त मुशक्कत में इस वक्त शिवसेना है। वही दूसरी ओर अगर बात करें सदन के बाहर की, हम बात करें पार्टी को किस प्रकार से बांधने की कोशिश इस वक्त शिवसेना कर रही है, तो हमें देखना होगा कि कल जो है शिवसेना ने कल शाम को जो है जितने भी जिला प्रमुख है शिवसेना के महाराष्ट्र के, उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई थी और ये कहा था कि असली शिवसेना वही है, उद्धव ठाकरे गुट ही है। तो अभी शिवसेना में हालांकि हमने 2 फाड़ इस वक्त देखे, लेकिन सदन के अंदर जो लड़ाई चल रही है वह सदन के बाहर बिल्कुल दूसरी लड़ाई हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अब सभी निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के जो फैसला आएगा उस पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हालांकि ये इससे पहले कहा गया था शिंदे सरकार को कि बहुमत साबित कीजिए, अब बहुमत साबित भी हो चुका है। और दूसरी बात, अब सरकार जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट एक्सपेंशन की बात भी कर रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन पर सभी की निगाहें हो चुकी है। जी, कैबिनेट एक्सपेंशन पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन आपसे संक्षेप में 2 बातें जानना चाहेंगे कि एक तो जो फ्लोर पे कार्रवाई होती है उस पर अमूमन कोर्ट जो है वो दखल नहीं देता, तो ऐसे में अगर फ्लोर पर जो कार्रवाई हुई है और जो व्हिप उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं, तो कितना बड़ा संकट आपको लगता है कि जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं उनके ऊपर है, क्योंकि अदालत से शायद ही उनको राहत मिल सके। हालांकि ये कहना अभी बिल्कुल प्रिसाइसली ठीक नहीं होगा, लेकिन जो चलन में है, जो प्रक्रिया अभी तक देखने में आई है कि फ्लोर पर जो कार्रवाई होती है उस पर कोई दखल जो है वो कोर्ट नहीं देता। दूसरी बात, आपने जो बताया कि जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी, तो अब संगठन पर भी कब्जे की कार्रवाई कहीं ना कहीं शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में दिखाई देनी शुरू होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा जिस प्रकार से आपने कहा था कि इस वक्त अगर देखा जाए सदन के भीतर जो भी आदेश पक्ष के लिए अगर लागू होता है, तो जाहिर सी बात है सभी विधायकों को या फिर हम कहें एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबको ये आदेश मानना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से, हालांकि ये काफ़ी पेचीदा मामला इसीलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले जो उद्धव ठाकरे कैंप था, जो गुट था, उन्होंने अपने खुद का एक गठनेता और सचेतक जो इसको नियुक्ति की थी। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीकर है उन्होंने वो नियुक्ति रद्द कर दी, क्योंकि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का गुट है, उन्होंने स्पीकर को ये निर्देश दिया था कि जिस प्रकार से आंकड़ों की बात करें 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, तो ऐसे में सदन में अगर देखा जाए तो शिंदे गुट काफ़ी अगर देखा जाए अपर हैंड में है। और इसीलिए उस आधार पर जो है शिंदे गट ने अपना स्वयं का एक सचेतक नेम लिया है और साथ ही साथ गठनेता भी चुन लिया गया है। अब जो सचेतक विप निकालेगा, जाहिर सी बात है कि वो विप मानना सबके लिए अनिवार्य है। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे कैंप जो है, जो खेमा है, अगर वो आदेश नहीं मानता, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो भी कानूनी प्रक्रिया सदन के अंदर जो होती है उसके तहत उन पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इसके संकेत भी जो है कल मुख्यमंत्री ने भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारा विप माना नहीं गया है, तो जिन लोगों ने विप नहीं माना उनके खिलाफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रमुख बात। दूसरी, जैसे आपने कहा पार्टी के बाहर की बात करें, अगर सदन के बाहर की बात करें, पार्टी को बचाने की बात करें, तो शिंदे गट के साथ हालांकि सिर्फ जो है विधायक नहीं गए हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पार्टी लेवल केडर का जो एक ग्रुप होता है, जिसे हम अगर शिवसेना के तौर पर अगर बात करें तो शाखा प्रमुख होते हैं, या फिर जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला अध्यक्ष होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसमें टूट पड़ती दिखाई दे रही है। आए दिन हम खबर देखते हैं कि फिर चाहे वो ठाणे की हम बात करें, ठाणे की शिवसेना में 2 फाड़ बन चुके हैं। अब जो है ठाणे के जो जिला प्रमुख है शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे कैंप में चले गए। वही पुणे की बात करें तो पुणे के भी कुछ पदाधिकारी जो है वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। तो ऐसे में जिले में अगर देखा जाए इस वक्त शिवसेना में एक सीधी दरार हम देख पा रहे हैं जो पड़ी हुई है। इसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास उद्धव ठाकरे द्वारा भी किया गया था कि जितने भी जिला प्रमुख हैं उनसे एक बार बात की जाए। इससे पहले मतलब पिछले हफ्ते भी जो है लगातार बैठकों का दौर शिवसेना में शुरू था। खास तौर पर मुंबई की अगर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और मुंबई महानगर पालिका अगर देखा जाए तो शिवसेना के बेहद करीबी ये मामला है। तो इसीलिए जो भी पदाधिकारी मुंबई के हैं शिवसेना के, उनसे भी मुलाकात की गई। इसका असर कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश इस वक्त उद्धव ठाकरे जो एक खेमा है वो कर रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता है, अगर शिवसेना में हम देखा तो 2nd नंबर पे अगर कोई नेता थे तो वो एकनाथ शिंदे थे। तो ऐसे में विधायक तो उनके साथ ही है, लेकिन जो निचली पार्टी का कैडर है, जिस प्रकार से मैं शाखा प्रमुख और जिला प्रमुखों की बात कर रहा हूँ, वो भी जो एकनाथ शिंदे कैंप कह रहा है कि उनके इस वक्त
कनेक्शन में, उनके टच में है। तो ऐसे में एक बड़ी फूट जो है शिवसेना में आने वाले समय में देख पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर बड़ी फूट देखने को मिल सकती है संगठन में भी, और जो सांसद है पार्टी के उनमें भी सुगबुगाहट है, और ये ऐसा माना जा रहा है कि उनमें भी टूट हो सकती है। तो बहुत कुछ अभी आगे महाराष्ट्र की सियासत में देखना बाकी है। आप इन सारे घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे। आपको बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपसे बात करेंगे कि सियासत में फेक न्यूज़ पर अलग अलग पैमाना क्यों है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे सियासत में फेक न्यूज पर अलग अलग पैमाने क्यों। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्रवाई की है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और बताएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से दिखाने वाले एंकर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई की गई है। सुबह 5 बजे सादी वर्दी में पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस ने पत्रकार को घर से उठाने की कोशिश की। चैनल के मुताबिक बिना सूचना के पत्रकार को उनके घर से ले जाना चाहती थी पुलिस। और इससे पहले जी मीडिया ने राहुल गांधी से जुड़ी वायनाड की खबर को गलत तरीके से दिखाने के लिए माफी भी मांगी थी। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर अपने चैनल पर उसे लगातार प्रसारित भी किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ माफी मंजूर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ माफी मंजूर नहीं है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा है। बीजेपी सांसद और कई नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। तो यह एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राहुल की छवि खराब करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा सवाल कि जब राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं तो इसे साजिश नहीं माना जाता। उनके खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, फिर उसे छवि खराब करने की साजिश क्यों नहीं माना जाता, यह एक सवाल है। राहुल गांधी संघ की तुलना पाकिस्तान के जिहादियों से करते हैं। उसके साथ ही साथ राहुल गांधी संघ के स्कूलों की तुलना पाकिस्तानी मदरसों से करते हैं। लेकिन ऐसे इसे अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है। ऐसी अभिव्यक्ति पर कोई सवाल नहीं उठते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर हो जाती है पत्रकारों की गिरफ्तारी। राजनीतिक व्यंग्यकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है।
कई और पत्रकारों की हुई है गिरफ्तारी, लेकिन एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब इस पर चुप्पी साध लेते हैं, जो हर मामले पर बोलने के लिए आगे आते हैं। आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के अलग अलग पैमाने क्यों हैं? अब जब पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है तो प्रेस क्लब और एडिटर्स गिल्ड सामने क्यों नहीं आया है, और कांग्रेस जो कि स्वयं इन पर पहले सवाल उठाती रही है वो सामने क्यों नहीं आई है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ में प्रबोध सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अवधेश जी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। अजय जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, जब पूरे प्रकरण में चैनल की तरफ से माफी मांग ली गई, पत्रकारों को उसके बावजूद और विपक्षियों को क्या ये डराने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि ये एक अक्सर ये देखने में आता है कि कोई भी पत्र यानी समाचार पत्र अगर कोई गलत खबर छाप देता है तो उसके लिए दूसरे दिन माफीनामा छापता है, और उसको माफ कर देने की, उसको मान लेने की परंपरा बहुत लंबे अरसे से रही है। और एक बार अगर किसी ने कोई गलती से कोई खबर चला दी, उस पर माफी भी मांग ली, उसके बावजूद यह कार्रवाई क्यों? क्या यह असहिष्णुता है? देखिए, नियत और नीति का प्रश्न है, और नियत जिस तरह से जी न्यूज के संबंधित जो पत्रकार हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जी न्यूज ने लगातार फेक न्यूज का एक फैक्ट्री बना रखा है, और जिस तरह से एक पार्टिकुलर पार्टी और विचारधारा के विरुद्ध फेक न्यूज फैला करके उनके नेताओं को, हमारे नेताओं को कहीं ना कहीं छवि खराब करने की लगातार कोशिश रही है। इससे पहले भी आपने कई ऐसे दृष्टांत है जो आपने देखा है। जहां तक बात आज की प्रक्रिया का है, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि कोई पुलिस आकर के और कार्रवाई कर रही है, इसमें क्यों प्रश्न उठाने का आ रहा है? प्रश्न क्यों उठ रहा है? कानून सम्मत प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया होगी। यदि उसमें कोई बात नहीं होगी उनकी तो उनको छोड़ देगी पुलिस। पुलिस आई, बात की, आखिर यदि उन पे अपराध नहीं है और यदि वो इस लायक नहीं थे तो फिर नोएडा पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? वो दूसरे ही केस में किया है, लेकिन उनको बचाने की कोशिश भाजपा के द्वारा और भाजपा की पुलिस क्यों कर रही है? तो अभी आप भाजपा क्या चाहती है कि इस तरह फेक न्यूज चलती रहे देश में, और ये इस तरह के जो न्यूज के फैक्ट्री पैदा करने वाले फर्जी लोग हैं, इससे नफरत का माहौल देश में बनाते रहें, और इस तरह लगातार नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी जैसे विचारधारा पर या एक पर्टिकुलर विचारधारा को टारगेट किया जाए। ये लगातार होता रहा है, सबने देखा है। आप पर क्यों नहीं केस मुकदमा कोई कर रहा है? क्योंकि आप स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन उसकी एक जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का हमें लगता है कि सबको ख्याल रखना चाहिए। और ये प्रवृत्ति की बात है, नियत की बात है, नीति की बात है। अजय जी, सोशल मीडिया पर तमाम सारी ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें आती हैं जिसको लोग कई बार आगे बढ़ा देते हैं, और उसके साथ ही साथ जो उनका ट्वीट होता है उसमें ये कई बार कहते हैं कि भाई इसको हमारी बात ना माने जाए, हम सिर्फ इसको इंडोर्स नहीं करते हैं। और ऐसे में जब माफी मांग ली गई तो ये क्यों ना समझा जाए कि असहिष्णुता है? उसकी वजह एक और भी है। राहुल गांधी का आप स्वयं देखिए, कितने सारे ट्वीट्स, कितने सारे उनके जो वक्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को परेशान कर सकते हैं। बावजूद इस पे जो विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनका हक है वो उनको दिया जाता है, और उस पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी नहीं उठाया जाता। तो ये इतनी फिर आपके साथ ऐसी बौखलाहट क्यों? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात है कि वैचारिक तौर पे कोई भी लड़ाई लड़ता है उसके लिए एक स्पेस है पॉलिटिकल अफेयर में, और वो होना चाहिए। लेकिन फेक न्यूज चलाना आपने देखा, और वो भी किस मुद्दे पर फेक न्यूज चलाया गया? उदयपुर की घटना इतनी संवेदनशील घटना है। हम पहले से भी कह रहे हैं कि कैसे वहां भाजपा का एक कार्यकर्ता है जो जिहादी काम करता है, और उसका तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा करके कहीं ना कहीं पूरे समाज को बांटने का काम हुआ था, वो जघन्य अपराध। लेकिन माफी तो मांग ली गई, माफी तो मांग ली गई। इस तरह की घटना करता है, इस पर तो मुझे लगता है भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ भाजपा के सांसद जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो उसको रिट्वीट करते हैं, सिर्फ रिट्वीट नहीं करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिकृत तौर पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जेपी नड्डा से अपील करती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें या सफाई दें। बावजूद वो थोड़ी देर के लिए ट्वीट खत्म होता है और फिर वो उसको अपलोड किया जाता है। कई सांसद, कई कार्यकर्ता जो है इस तरह कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी चैनल के द्वारा, ये क्या रिश्ता है जी न्यूज का, क्या रिश्ता है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, और क्या रिश्ता है इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले आतंकवादियों का, जो कहीं ना कहीं भाजपा के सदस्य होते हुए ये एक कहीं ना कहीं एक चैन चल रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नहीं है देश को तोड़ा जाए। अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं मतलब है कि किसी व्यक्ति का छवि खराब किया जाए। अभिव्यक्ति की आजादी का कतई मतलब नहीं होता है कि देश के दलालों, जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, उनके
साथ समर्थन में खड़ा हुआ जाए। चलिए हम प्रमोद सिंह जी से इस पर जवाब लेते हैं। प्रमोद जी, आपको नहीं लगता है कि ये ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन है? जब माफी मांग ली गई, इसकी परंपरा समाचार पत्रों में बहुत लंबे अरसे से है कि माफी मांग लेने के बाद पर यह होता है, और खासतौर पर आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें तमाम सारी ऐसी खबरें आती हैं जो प्रूव नहीं होती है। बाद में बहुत सारे चैनल्स, हम सभी लोग फैक्ट चेक नाम का एक चीज चलाते हैं कि जिसमें फैक्ट चेक किया जाता है और बताया जाता है कि यह खबर सही है या गलत है। अगर फर्स्ट इंस्टेंस खबर गलत चल गई तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई, और तब जबकि आपके नेता स्वयं इस तरह की तमाम खबरें अनाप शनाप दूसरी पार्टियों के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। वो अजय उपाध्याय जी की मैं बात सुन रहा था, अगर फैक्ट चेक की बात है तो इनका जो आधिकारिक हैंडल है उससे कई बार बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई। आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विरोध है, वैचारिक विरोध है, सैद्धांतिक विरोध है, जो है विरोध करिए, लेकिन उसके लिए आप उनको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़िए, झूठी कहानी मत गढ़िए। अब सवाल इस बात का था रोहित रंजन की, जहां तक बात है, रोहित रंजन ने ट्वीट को डिलीट किया, उन्होंने माफी मांगी सार्वजनिक कार्यक्रम में, उसके लिए अलग से कार्यक्रम किया शनिवार को, जब वो नहीं करते। उसके बाद जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से लाइव टीवी पे माफी मांगी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ भी 100 FIR की थी, आपको याद होगा जब बॉम्बे में हुआ था जी, वो उन्होंने तुरंत उसको कर दिया। कायदे से देखा जाए जो ज्यूरिसडिक्शन बनता है, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता था कि इस पे दिक्कत हुई, नोएडा पुलिस के पास जाके FIR दर्ज करानी चाहिए। जो टीवी जो जी का हेडक्वार्टर जहां से न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है नोएडा में जी, आप इन्हें क्या आपकी मिजोरम में सरकार है तो मिजोरम में मुकदमा दर्ज कराएंगे, और अगर यूपी पुलिस नहीं दर्ज करती, 156(3) है सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी का सब सेक्शन 3 है, उसके तहत कोर्ट से मुकदमा दर्ज करा देते। आप सुबह 5:30 बजे भेज रहे हैं, जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है। और कायदे से समूलियत एक वर्ड है उर्दू का, आपको लोकल पुलिस को बताना होता है। ऐसा कौन सा इन्होंने अपराध कर दिया? क्योंकि आपके एक प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी कि एक एक को देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर आप ये ना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, आप जो बेवजह का झंडा झूठा उठाए फिरते हैं कुछ ऐसे पत्रकारों के लिए जो आपके सुर में गाना गाते हैं, फिर दूसरों के बारे में आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। अगर है, अमन चोपड़ा के मामले में हुआ, पंजाब पुलिस बग्गा को अरेस्ट करने आ गई, मजाक बना के रखा हुआ इस देश का। चलिए आप कोर्ट में जाइए ना, आप प्रेस काउंसिल में गए। हाँ, चलिए इस पर जो है अवधेश जी के पास आते हैं। अवधेश जी, ये देखने में आता है कि तमाम चाहे पार्टियां, संगठन हो, और खासतौर पर जब हम एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब की भी बात करें, जिसका अभी जिक्र किया प्रमोद जी ने, अलग अलग न्यूज पर, सियासत में अलग अलग जो फेक न्यूज है उस पर अलग अलग पैमाना, अलग अलग स्टैंड होता है। ये हम अक्सर देखने में आते हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो अभी जो कांग्रेस का स्टैंड है, या क्या इसी से मिलता जुलता है? देखिए, प्रेस क्लब और एडिटर्स गिल्ड पर तो मुझे नहीं लगता है किसी टिप्पणी की आवश्यकता है, लेकिन मैं करूंगा उस पर जी। लेकिन मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई जितनी डरावनी और आतंककारी थी, इससे ज्यादा मेरे अंदर सिहरन पैदा हुआ है कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी की बातों से। एकदम मैं डर गया हूं, क्योंकि अब क्या होने वाला है इस देश में, जिस ढंग से वो छत्तीसगढ़ पुलिस और जिस ढंग से वो विश्लेषण कर रहे हैं, मैंने एक आतंक की कार्रवाई को भी वो भाजपा के मंत्री के साथ दिख गया है, इतनी बड़ी घटना है, और उस पर वो कितने सरल ढंग से बोल रहे हैं कि भाजपा में से निकल गया। वो कह रहा है कि हमारे नबी का अपमान हुआ, इसलिए हमने गला काटा है। चूंकि वो बीजेपी के नेता के साथ उसका फोटो है या बीजेपी के कार्यक्रम में गया है, इसलिए उसको उस तरह से लेना है कि क्या है देश में कांग्रेस पार्टी को। तो देखिए, ऐसा है कि अभी प्रमोद जी बता रहे थे, एक नई प्रवृत्ति देश में शुरू हुई। पत्रकारों पर पहले उद्धव सरकार ने शुरू किया था, उद्धव सरकार के साथ इसी जी न्यूज के सुधीर चौधरी पर, अर्णब गोस्वामी पर, सब पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान, सब ने मुकदमे कर दिए और भयावह स्थिति वो बनी थी। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है आगे भी करती रही। अभी राजस्थान की पुलिस जिसकी चर्चा कर रहे थे, इसी ढंग से ऐसे अमन चोपड़ा के घर में घुस रही जैसे कोई आतंकवादी का पीछा कर रहा हो, शिकार कर रहा हो। ये पुलिस ऐसे आई है जैसे किसी टेररिस्ट का शिकार कर रहा हो, और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है। ये तो भयावह है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि संविधान के संस्थाओं को भाजपा मार रही है, खत्म कर रही है। ये संस्थाओं को खत्म करना है। किसी भी अपराध के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, संविधान के तहत व्यवस्था है, कानूनी तरीके हैं कि हम कहां से करेंगे, किसका जुरिडिक्शन है, कहां FIR हो, किस तरीके से किस कोर्ट में जाएं, किस संस्था में जाएं।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, दिल्ली का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके तो इतने वकील हैं, लेकिन वहां की पुलिस आती है। अब इसके कारण क्या है? देखिए, इस समय राजस्थान की पुलिस ने कर दिया, इसने कर दिया, ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका दूसरा कारण होता है, मुझे भय इसलिए लग रहा है कि इंदिरा गांधी को जब असुरक्षा बोध हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था, उनको डर पैदा हो गया, अपनी ही पार्टियों से सब षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय कमजोर हो गई है, प्रथम परिवार असुरक्षा भाव से जीती है, और जो लोग कांग्रेस में अभी बड़े चेहरे जहां जहां दिख रहे हैं उस परिवार की कृपा पर बने हुए हैं। तो कुछ छोटी भी टिप्पणी अगर यह हो जाए तो उसके खिलाफ जो भी अपनी शक्ति बची है पूरा अटैक करो, उसको परेशान करो। हालांकि अंततः कांग्रेस के पास में जाएगा, लेकिन इससे जो आतंक और भय पैदा होगा उसका क्या परिणाम होगा देखना कठिन। हम लोग पत्रकार हैं, हमारे पास कोई न्यूज आया, हमसे गलती हो गई है, हम भगवान नहीं है, लेकिन उसने दिखा दिया, उसने क्षमा मांग ली, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो आ रही है और अजय उपाध्याय कैसे कह रहे हैं, तीसरी बात जो कह रहे हैं, पत्रकार जो है बहुत सारे जी न्यूज चला रहा है। अरे जी न्यूज को तो आपने बायकॉट किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आत्मघात कदम उसी समय उठाया जब कुछ टीवी को बायकॉट कर दिया। ये लोग उस पर बैठते थे, उसकी आलोचना करते थे, और बायकॉट करते करते अभी 2 राज्य में सिमट गए हैं। आगे ये कांड रहेगा तो और सिमटेगी। जो आप कह रहे हैं, देखिए इस देश में दुर्भाग्य यह है कि लंबे समय से एक जो लिबरल सेकुलर, जो पता नहीं है कहां से सेकुलरिज्म का ये परवर्टेड रूप हमारे देश में रहा है कि जुबैर भले वो फैक्ट चेक के नाम पर देश में सांप्रदायिकता पैदा करे, भले वो किसी के गला कटवाने के लिए प्रेरित कर दे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है। राणा आयूब भले इस देश में सांप्रदायिक हो, देश को फासिस्टवाद बता के दुनिया में, भारत में वातावरण का रुक जाइए निखिल जी, आपने कांग्रेस को बहुत समय दिया है। जी चलिए, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जिससे गलती हो गई वो माफी भी मांग रहा है, जुबैर ने तो माफी भी नहीं मांगी है। जी सवाल वही उठता है, सवाल वही उठता है, नहीं होता है। तो प्रेस क्लब, अवधेश जी सवाल वही है, और जो बार बार अजय जी से पूछा जा रहा है। मैं एक सवाल उठा रहा हूँ, प्रेस क्लब का मैं भी मेंबर हूँ, प्रमोद जी भी मेंबर है। क्या प्रेस क्लब ने अपने मेंबर्स की मीटिंग बुला करके हम लोगों से पूछ करके पहले या आज बयान जारी किया है? कभी नहीं। कायदे से जीजीएम होनी चाहिए ऐसे मुद्दों की। इसको जीएम होनी चाहिए। क्वेश्चन उठा, एडिटर्स गिल्ड इस देश में जो है, मैं तो समझता हूं कि एडिटर्स गिल्ड पर मुकदमा करने की जरूरत है, एडिटर्स गिल्ड पर क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। लेकिन मैं प्रमोद जी और हम लोगों का मानना यह है कि एडिटर्स गिल्ड और प्रेस, हम लोग प्रेस क्लब के, हमको सत्याग्रह का अधिकार है इस देश में। जी चलिए, बहुत सारे प्रश्न आपने किए जिसका जवाब अजय जी देना चाहते हैं। अवधेश जी, बहुत सारे प्रश्न आपने किए जिसका जवाब अजय जी देना चाहते हैं, और एक सवाल यह भी होगा अजय जी आपसे कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाते और हर चीज को अपने खिलाफ साजिश मानकर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करना, वो भी गलत तरीके से, क्योंकि सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं कि सुबह 5 बजे घर में सादी वर्दी में घुस गए, जाहिर तौर पर आप किसी पत्रकार को गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी संजीदा पढ़े लिखे व्यक्ति को, कोई ऐसा उनके खिलाफ मुकदमा नहीं था, बावजूद इसके जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और ये जो पूरा प्रकरण आया, आपने देखा कि माफी मांगी, अलग से उसके लिए प्रोग्राम किया, तो ऐसे में तो ये पत्रकारिता को भी डराने वाला है। निखिल जी, पहली बात की जो पत्रकार बंधु हमारे दोनों बड़े करीबी अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों लोग जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, क्या फेक न्यूज को आप डिफेंड कर रहे हैं? क्या फेक न्यूज यदि पत्रकारिता नहीं है तो फिर इस पर न्यूज को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, करना चाहिए कि पत्रकारिता की आत्मा पर, अजय जी फेक न्यूज को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आत्मा को मारने वाला ये सब है, ये पत्रकार नहीं है, ये चाटुकार हैं जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नहीं आप करिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरी बात, अजय जी आप उसी राव में अभी भी हैं। देखिए जिस तर्ज में, नहीं एक मैं ये कह रहा हूँ जिस तर्ज में है, देखिए एक तो अपने संयम पे, अजय जी मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा शब्दावली का ध्यान रखें। अच्छा, आप तीनों लोग 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। मैं ये चाहता हूं कि शब्दावली का ध्यान रखें, किसी को इस तरह के प्रश्न, इस तरह के शब्द कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अजय जी मैं आपसे बिल्कुल इल्तिजा करूंगा। और जो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस तर्ज पर कांग्रेस पार्टी रही है, आप उसी पर है जी, उसी पर उत्तर मैं दे रहा हूं। पहली बात की, आप जैसे कह रहे हैं कि सादे ड्रेस में, वो तो सार्वजनिक है, आप फोटो दिखाइए, कोई सादा ड्रेस नहीं है, पुलिस अपने पुलिस ड्रेस में है। पहली बात, मैं पुलिस को नहीं डिफेंड कर रहा हूं। कानूनी प्रक्रिया यदि है, कानूनी प्रक्रिया के तहत वारंट लेकर के छत्तीसगढ़ पुलिस आई है और अपराधी को
अरेस्ट करने आई है उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। उसके बावजूद नोएडा की पुलिस, भाजपा की पुलिस उसको डिफेंड करने के लिए, आपने देखा गाजियाबाद पुलिस कैसे आके खड़ी हो गई, फिर नोएडा ने पुलिस ने पहले किसी पुराने मुकदमे में उनको अरेस्ट किया, क्यों नहीं पहले ही अरेस्ट कर लिया? यदि इतना ही था तो ये सेफ गार्ड का रोल क्यों पुलिस कर रही है? भाजपा क्या चाहती है कि इस तरह के फेक न्यूज देश में चलते रहे? पहली बात, प्रेस फ्रीडम की बात हमारे साथी ने की है, मैं प्रेस फ्रीडम की बात भी करना चाहता हूं। 150वां रैंक आ गया है। प्रमोद जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, जरा पूछिए सरकार से कि अब प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी कितनी रह गई देश में, कहां रैंकिंग है? रैंकिंग जरा पूछ लेंगे आप। इसका जवाब प्रमोद जी से लेते हैं। इसका जवाब पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभाते हुए सरकार से पूछना चाहिए। सरकार की अगर अजय जी इसी तरह से, अजय जी अगर इसी तरह से कार्रवाई होगी, जी न्यूज की बात हुई है, कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में, छत्तीसगढ़ जी न्यूज एक राज्य में नहीं दिखाया जाता, राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की एक भावना एक करके बोलिए, तो देश के किसी भी कोने में जाकर के अपना प्रतिरोध रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए एक करके बोलिए। प्रमोद जी आप बताइए। जहां तक बात 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। जहां तक हमारे साथी अवधेश जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं। कहा उन्होंने कि मैं बोल रहा हूं भाजपा का करता, मैं कहता हूं भाजपा वाले क्यों नहीं इसको आकर के खुल करके कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है? अटारी जो है वो है और वो सरेआम है, पब्लिक डोमेन में है। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? भाजपा वाले आकर करें ना। मैं तो चैलेंज करता हूं कि आओ और कहो कि वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, जो आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहा है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने कश्मीर में भी देखा है, उससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता का तार जुड़ा हुआ है। यहां पर अगर जब भाजपा का कार्यकर्ता होगा, चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता है नहीं, अजय जी भाजपा के कार्यकर्ता है नहीं, तो उनके विषय में बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग होते तो उसको वो डिफेंड करते। प्रमोद जी बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करिए, हमको अभी इस चर्चा को विराम देना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है जी। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का रहीम हर की घटे जो भृगमारी ला। जब रोहित रंजन ने सार्वजनिक रूप से लाइव टीवी पर माफी मांग ली, अलग से कार्यक्रम करके माफी मांग लिया, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। आप अगर कांग्रेस पार्टी की समस्या है, आपका जो जनाधार सिकुड़ रहा है, तो चलिए अपराध किया है नहीं किया है, लेकिन बात इस बात पर आ रही थी। चलिए आप तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा, हमारे पास समय बस इतना है। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रमोद जी, अवधेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ में। लेकिन यह बात जरूर है कि प्रश्न ये उठता है कि अगर इसी तरह की स्थितियां रही तो पत्रकार लिखने से, पढ़ने से, किसी के खिलाफ बोलने से और प्रश्न उठाने से, सवाल उठाने से घबराएंगे, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई लगातार एक के बाद एक की जा रही है, और इस पर्टिकुलर मामले में जब पत्रकारों ने और उस चैनल ने माफी मांग ली थी, सार्वजनिक तौर पर मांग ली थी, उसके बाद भी कार्रवाई की गई, तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या राजनीतिक दलों को, क्या कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए था? और उसके बाद सवाल एक ये भी उठता है कि जब फेक न्यूज है, तमाम सारी फेक न्यूज पर अलग अलग स्टैंड क्यों? इस पर चर्चा जरूर आगे भी होती रहेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, बल्कि अखिलेश यादव के बिगड़े बोल से जुड़ी हुई। अखिलेश के ट्वीट पर महिला आयोग ने आपत्ति की है। अखिलेश के ट्वीट पर महिला आयोग ने आपत्ति की है क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया नूपुर शर्मा के खिलाफ, जो ट्वीट किया,
वो आपत्तिजनक था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नूपुर शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने ट्वीट को उकसाने वाला करार देते हुए यूपी पुलिस से अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा था, सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए। महिला आयोग ने इसे एक महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी माना है। यूपी पुलिस ने से राष्ट्रीय महिला आयोग ने तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल अखिलेश यादव ने नूपुर शर्मा के मामले में एक ट्वीट किया था। क्या कुछ ट्वीट किया था, ये आइए देखते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर यह अखिलेश यादव का जो ट्वीट था उसके कई सारे मायने थे। टिप्पणी अभद्र भी थी कि महिला के शरीर को भी सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ ही साथ वो लोगों को उकसाने वाला ट्वीट भी इसको कहा गया। रेखा शर्मा जो कि एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि खुद को एक पार्टी का नेता कहने वाले इस आदमी को देखिए। ये अखिलेश यादव पर रीट्वीट था। उन्होंने कहा कि ये लोगों को नूपुर शर्मा पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। मैं यूपी पुलिस और डीजीपी को लेटर लिखकर इनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रही हूं। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि मामले में स्वतः संज्ञान लें। तो सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान की भी अपील की है, डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की बात कही गई है, अखिलेश यादव के बिगड़े बोल पर कई सारे इसके न सिर्फ मायने हैं बल्कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को संकट में भी घेरने वाले हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, सबसे पहले तो बताइए पुलिस किस तरह से संज्ञान ले रही है इस मामले पर, और जिस तरह से सियासत में एक दूसरे की लानत मलानत पर जब नेता उतरते हैं तो ध्यान नहीं रखते कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे इसमें किसी महिला की गरिमा जा रही है या फिर किसी के खिलाफ जो बोल हैं वो अभद्र हो जाते हैं। निखिल, देखिए, जो लोग अखिलेश या अखिलेश के परिवार को जानते हैं, अखिलेश यादव के परिवार की परंपरा को जानते हैं, वो जानते हैं कि अखिलेश अपना वही रास्ता अख्तियार किए हुए हैं जो पारिवारिक परंपरा का हिस्सा रही है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। रेप जैसी घटना पर बहुत घटिया बयान था उस समय का वो। आजम खान ने जयाप्रदा के लिए क्या क्या नहीं कहा है और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो इनके पूरे परिवार से लेकर के और जो पूरी राजनीति है उसमें महिलाओं के कोई सम्मान के स्थान नहीं है। ये केवल महिला वोट तो चाहते हैं, बाकी चीज़ों में जगह चाहते हैं, लेकिन जब उनको सम्मान देने की नौबत आती है तो मैंने 3 बयान कोट किए हैं, तो ये अपने परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इनसे और की अपेक्षा नहीं है। पुलिस को शिकायत गई है, पुलिस चूंकि डीजीपी को पत्र गया उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुकदमा लिखा जाना है, ये सारी चीज़ें जो सरकार लेवल पर चीज़ें तय होती हैं कि डीजीपी को पत्र आया है, उसमें क्या कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक कोई कार्रवाई अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं हुई। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि जो नोटिस आएगी हम उसका जवाब देंगे, लेकिन जब आप किसी महिला के शरीर से कहते हो कि माफ़ी मांगे तो इसका कोई जवाब नहीं आना है। ये तो गलत व्यवस्था है, गलत परंपरा है। हमारे यहाँ माँ बहन की भी परंपरा है और ये जो आप सार्वजनिक रूप से बात करते हो ये सब पर प्रभाव छोड़ती है, अगले आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव छोड़ती है। ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो वहाँ के आम लोग हैं उत्तर प्रदेश के और ख़ासतौर पर जो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के लोग ही क्यों ना शामिल हों, उनके क्या रिएक्शन है उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो आहत होते हैं इस तरह के बयानों से। देखिए, समाजवादी पार्टी की तो कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई और हो सकता है कि किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया आए भी ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सारे जितने इनके संगठन के पद हैं उन सबको वो कर दिया है, बर्खास्त किया है और अब नए सिरे से उनकी पार्टी बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों में ज़रूर इस जो पूरा ट्वीट है, जो उनका बयान है, उसको लेकर आहत हैं। जो सामाजिक लोग हैं जिनके कारण समाज खड़ा है, राजनीति नहीं खड़ी है, वो लोग आहत हैं। दूसरा एक बात और आ रही है कि आप किसी वोट के पाने के चक्कर में कितना नीचे गिरोगे। लोग ये कह रहे हैं कि एक सीमा है गिरने की, और गिरते गिरते स्थिति आई कि एक वोट के चक्कर में आपसे बाकी वोट बिखर गया, तो अखिलेश यादव अभी और नीचे गिर रहे हैं उस वोट को पाने के लिए। ये लोगों की प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल। क्या नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई एक वर्ग को साधने की थी, दरअसल आप ये कहना चाहते हैं?
बिल्कुल निखिल, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारी परंपरा अगर किसी के आदर्श को और किसी के धर्म पर टिप्पणी करने की नहीं रही तो हमारी परंपरा किसी महिला पर भी टिप्पणी करने की नहीं रही। अखिलेश एक पक्ष ले रहे हैं कि हमारी टिप्पणी किसी धर्म पर नहीं टिप्पणी करने की नहीं है, हम सबको बराबर मानते हैं। क्या हम किसी महिला के सम्मान में इस तरीके की चोट कर सकते हैं? क्या दूसरी परंपरा का ध्यान नहीं रख रहे हैं? तो ये बेसिकली सीधा सीधा फंडा है कि जो खो चुके हैं उसको कैसे पाएं। लेकिन ये दूसरे दौर, दूसरे जनरेशन की राजनीति है। अब आपको पाने की नहीं, केवल खोने की ही स्थितियों में खड़े होना रहना पड़ेगा, जिस तरीके की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर ये नए जनरेशन की राजनीति है, इसमें आपको सोचना समझना भी पड़ेगा और संवेदनशील भी होना पड़ेगा किसी भी नेता को। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात पाक अधिकृत कश्मीर के खस्ता हाल की। वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग। आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों पर छाया हुआ है। मौजूदा शरीफ सरकार ने उसके सालाना बजट में 2.5 बिलियन रुपए की कटौती की है। इसके साथ ही साथ लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के लिए पाकिस्तान ने इस बार सिर्फ आधी रकम मुहैया कराई है। आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने इसे नाइंसाफी माना है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग POK के नेता इसे पाकिस्तान की बड़ी साजिश मानते हैं। नेताओं का मानना है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की तरक्की के लिए बजट दिया था। 28 अरब रुपए खर्च करने की योजना को मिली थी स्वीकृति, लेकिन बजट में सिर्फ 4 अरब रुपए की स्वीकृति।
पैसे पैसे को तरस रहे हैं है आवाम और उसके दर्द को हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को 72 लग्जरी कार्स खरीदने की अनुमति इसी बजट में दी गई है। सरहद पार की इस बदहाली के लिए सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है और उसके साथ ही साथ लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है, सेकेंड क्लास सिटीजन, यानी उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये जो सारा संकट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। उसने पाक अधिकृत जो कश्मीर है, कब्जा तो उसने अवैध कर रखा है, लेकिन ख्याल लोगों का नहीं रख रहे हैं और उनका आरोप है कि उनके जो नागरिक हैं वो दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। निखिल, आपने सही सवाल किया और मैं ज़रा इसको इस तरह से समझाऊं कि आप इस पार और उस पार दोनों तरफ का एक सीन देखिए, एक दृश्य देखिए कि इस पार के जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसका जो इस बार का बजट है वो 1 लाख करोड़ का है। और अब जब आप उस पार के बजट को देखें कि जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसमें उसने कितने बजट का यह है कि 5 अरब, तो आप सोचिए कि 500 करोड़ और कहाँ 1 लाख करोड़। तो ये आपके सामने में दोनों लाइन है और आप देख सकते हैं कि तरक्की और आम आदमी की सहूलियत देने के लिए जिस तरह से भारत में जो कोशिशें हुई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है, आज आप देखिए कि यहाँ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट वहाँ पे हो रहे हैं और पाकिस्तान की हालत जो बदहाली है, उस बदहाली की हालत में जम्मू पाक अधिकृत कश्मीर जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का संघर्ष कितना बड़ा है। आज वहाँ रोजी रोटी का संघर्ष है। आप सोचिए कि जिस हालत में वहाँ के लोग हैं, 200 रुपये किलो आटा और वहाँ 150 रुपये किलो चावल, वहाँ जिस तरह से लोग 250 रुपये, 350 रुपये लीटर वहाँ पे पेट्रोल मिल रहे हैं और उस हालत में वहाँ का बजट में अगर 4 अरब रुपया सैंक्शन हुआ है, तो आप सोचिए कि वहाँ की हालत के वहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने किस तरह का मजाक किया है। ये बात समझने की बात है कि आप ये लोगों को भी समझाने की बात है कि आप देखिए कि उसको पाकिस्तान ने किस तरह से पिछले 70 साल से अपने एक जिद से किस तरह से एक ऑक्युपाइड कश्मीर को रखा, किस तरह से उसकी ये मनमानी करती रही और चीज़ों को अभी तक वो इस बात के लिए सामने मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि वहाँ के लोग जो हैं वो भी एक ह्यूमन राइट उनका है, एक उनका जो बेसिक नीड है उनको मिलना चाहिए। इसलिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें इन लोगों ने दोयम दर्जे का नागरिक बना तो बिल्कुल, दरअसल जो उनका जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अगर उसको गुलाम कश्मीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुलाम कश्मीर तो है ही। हम आप ये मानिए कि अगर वहाँ में आज अगर इस बात के लोग आप देखिए कि सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, वो अभी जो है वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एकदम आज़ादी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो जाहिर सी बात वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से उसको सिर्फ एक मजहब के नाम पे कैप्चर करके उसका शोषण कर रहा है। आप वहाँ पंजाब देखिए, दूसरा प्रांत सिंध देखिए या दूसरा उनका सूबा देखिए, तो वो पूरा का पूरा सरकारी महकमा किस तरह से फोकस होता है। और ये पहाड़ी इलाके में जहाँ की अर्थव्यवस्था जो है इतना पहले से जर्जर है, यहाँ आप ये देखिए कि वर्किंग कंडीशन सिर्फ 3 से 4 महीने का होता है। उसके बाद इतनी बर्फबारी वहाँ होती है कि कोई काम नहीं हो पाता है। अभी गर्मियों का सीजन था तो वहाँ लोगों की उम्मीद थी कि वहाँ कुछ रोजी रोजगार की बात होगी और जब सरकार अपने पूरे बजट में से आधा बजट वहाँ फंड मुहैया कराती है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि 1-2 महीने के बाद वहाँ और निराशा होगी और वहाँ पे लोगों की हालत जो है सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का दौर होगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर सर्वाइवल के लिए मुश्किल का दौर होगा। तो ये जो सारी स्थिति है ये पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए। भारत तो उसको देख ही रहा है, कश्मीर के जो लोग हैं वो तो उसको देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया को भी इसको समझना चाहिए। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हालत खस्ता है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।